Morning students, our next topic is agreements expressly declared as void. So let us start with the meaning of void agreements. एक एग्रीमेंट तभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा जब वो लॉफुल होगा, लीगल होगा. सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इट इज़ असेंशियल कि एग्रीमेंट वैलिड हो, लॉ के फेवर में हो, बट वॉइड ना हो. एक वॉइड एग्रीमेंट वो होगा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, इलीगल होगा एंड जिसकी कोई भी लीगल एंड लॉफुल एंटिटी नहीं होगी. सो कुछ एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे लाइक फर्स्ट, अगर पार्टी उस पार्टी के साथ एग्रीमेंट करेगी जो पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट, लाइक वो पार्टी माइनर है. माइनर मीन्स 18 ईयर्स से कम एज की है एंड अनसाउंड माइंड की है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा. अगर एग्रीमेंट वॉइड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा. एंड सेकंड, ड्यू टू मिस्टेक ऑफ पार्टीज़ अगर एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द पार्टीज़ तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होगा. नेक्स्ट, एग्रीमेंट जहाँ कंसीडरेशन नहीं है एंड जहाँ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन लॉफुल नहीं है तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होगा. सो ये कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो क्या होंगे, वॉइड होंगे बिकॉज इनकी कोई भी लीगल या लॉफुल एंटिटी नहीं होगी. सो वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होंगे जो लॉ के फेवर में नहीं होंगे, जो इलीगल होंगे एंड जिनकी कोई भी लीगल या लॉफुल एंटिटी नहीं होगी. सो दीज ऑल एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड एज वॉइड. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर अब कुछ वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे लाइक एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी, वेगरिंग एग्रीमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स. सो वन बाय वन हम इन सभी एग्रीमेंट्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे. सो आवर फर्स्ट एग्रीमेंट दैट इज़ वॉइड इज़ agreements in restraint of marriage. restraint of marriage means किसी पर्सन को स्टॉप करना, रोकना फ्रॉम गेटिंग मैरिड. बट अंडर सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट ऐसे सभी एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ मैरिज करना एक फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीज़न का. सो इसलिए सभी एग्रीमेंट्स जिनका ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को रोकना होगा, रेस्ट्रिक्ट करना होगा फ्रॉम मैरिज एंड लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करने से रोकना होगा, वो एग्रीमेंट्स सभी क्या होंगे, वॉइड, बिकॉज दे ऑल आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. सो बाय रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज मीन्स स्टॉपिंग अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड और रेस्ट्रिक्टिंग अ पर्सनस राइट टू गेट मैरिड. सो ऐसे सभी एग्रीमेंट्स जहाँ एक पार्टी दूसरे पर्सन के राइट को रेस्ट्रिक्ट करेगी फ्रॉम गेटिंग मैरिड तो वो सभी एग्रीमेंट्स क्या होंगे, वॉइड होंगे. बट कुछ एक्सेप्शंस होंगी जहाँ एक पर्सन दूसरी पार्टी को अगर रोकता है फ्रॉम गेटिंग मैरिड, रेस्ट्रिक्ट करता है तो वहाँ एग्रीमेंट्स वॉइड नहीं होंगे लाइक हस्बैंड एंड वाइफ. लाइक एक हिंदू हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ से कि जब तक वो हस्बैंड वाइफ हैं वो रीमैरी नहीं कर सकती. सो इन दिस केस हस्बैंड ने वाइफ को रेस्ट्रिक्ट किया फ्रॉम गेटिंग मैरिड एंड ये एग्रीमेंट वैलिड होगा. नेक्स्ट, अगर एक मुस्लिम हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ से कि अगर उसने दोबारा मैरिज करनी है तो उसे अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देना होगा. सो इस केस में भी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को रेस्ट्रिक्ट किया फ्रॉम गेटिंग मैरिड अगेन. सो ये एग्रीमेंट्स वॉइड नहीं होंगे, ये दोनों एग्रीमेंट्स क्या होंगे, वैलिड होंगे. नेक्स्ट कम्स एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मीन्स किसी पर्सन को स्टॉप करना फ्रॉम डूइंग एनी ट्रेड, बिजनेस और एनी प्रोफेशन. तो ऐसे सभी एग्रीमेंट्स जहाँ एक पर्सन दूसरे पर्सन को रेस्ट्रिक्ट करेगा फ्रॉम डूइंग एनी बिजनेस तो वो एग्रीमेंट्स भी वॉइड होंगे. बट टू सेक्शन 27 अगर एक एग्रीमेंट को हम स्प्लिट कर सकते हैं बिटवीन टू पार्ट्स एंड उसका फर्स्ट पार्ट अगर कंडीशन को वॉयलेट करता है तो वो पार्ट क्या होगा, वॉइड होगा एंड अनदर पार्ट वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा. बट
अगर एक एग्रीमेंट ऐसा है जिसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो पूरा एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा। नेक्स्ट, अब इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट, रिस्ट्रेनिंग द फ्रीडम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, किसी पर्सन के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना कि वो ऐसा ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मैन्युफैक्चरर ने एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट किया तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो किसी और मैन्युफैक्चरर के पास एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं होगा एंड ना ही वो प्रोडक्ट किसी और पर्सन को उस रीजन में सेल करेगा। सो एक पर्सन दूसरे पर्सन को इस केस में अगर रेस्ट्रिक्ट करेगा फ्रॉम डूइंग एनी बिजनेस विद अनदर वन, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड होगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल। अगर एक पर्सन ने बिजनेस की गुडविल को सेल किया है तो उस पे ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो सिमिलर बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकता फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, तब तक जब तक जो गुडविल का बायर है वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने दिल्ली शॉप सेल की टू बी एंड एग्रीमेंट किया कि वो सिमिलर बिजनेस ओपन नहीं करेगा इन दिल्ली फॉर 5 years। सो इस केस में भी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को रिस्ट्रिक्ट किया फ्रॉम डूइंग एनी सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस। सो इन such a case this agreement is also treated as a valid agreement, not a void agreement. Next, according to section 11(2) of Indian Partnership Act, partners जो बिज़नेस में इन्वॉल्व होंगे वो एग्रीमेंट करेंगे कि वो किसी और फर्म में एज अ पार्टनर वर्क नहीं करेंगे। अगर एक पार्टनर एक बिज़नेस में इन्वॉल्व है तो वो दूसरे पार्टनर्स या जो फर्म है उनसे ये प्रॉमिस करेगी कि वो दूसरे किसी भी फर्म में एज अ पार्टनर वर्क नहीं करेंगे। सो इस केस में रेस्ट्रेन ऑन पार्टनर्स का मतलब यही है कि पार्टनर्स पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाना या उन्हें रेस्ट्रिक्ट करना कि वो दूसरी फर्म में एज अ पार्टनर वर्क नहीं करेंगे। सो इसमें भी 3 केसेस आएंगे, इन केस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल। नेक्स्ट मेन पॉइंट इज ट्रेड कॉम्बिनेशन। अगर ट्रेडर्स में एग्रीमेंट होगा ट्रेडिंग के लिए, सेम बिजनेस लाइन में एंटर होने के लिए, प्राइस फिक्स करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट्स भी क्या होंगे, वैलिड होंगे। नेक्स्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्सन ने अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि वो पर्सन उस पर्सन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में ना आए। अगर 2 पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ना आए। नेक्स्ट कम्स एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। एज वी नो, इंडियन सिटीज़न का राइट है कि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करे एंड एज अ सिटीज़न लॉ की हेल्प ले इन केस ऑफ एनी नीड। एंड अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है विद अनदर पार्टी और उसे रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो लॉ की हेल्प ना ले और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट ना करे, तो ऐसे सभी एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे बिकॉज दीज ऑल आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। So, according to Section 28 of the Contract Act, all agreements are void that restrain a party partially or wholly from enforcing his rights in respect of a country. So, इस केस में भी एक्सेप्शंस हैं जहाँ एक पर्सन दूसरी पार्टी को रोक सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है टू टेक द हेल्प ऑफ लॉ, तो वहाँ एग्रीमेंट वॉइड नहीं होंगे, वैलिड होंगे। लाइक फर्स्ट, an agreement to refer future disputes to arbitration। लाइक अगर हमने किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया अपने फ्यूचर एंड प्रेजेंट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो वो सभी एग्रीमेंट्स क्या होंगे, वैलिड होंगे, वॉइड नहीं होंगे। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट टू रेफर अ प्रेजेंट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। इट मीन्स अगर कोई भी फ्यूचर या प्रेजेंट डिस्प्यूट है और उसे रिज़ॉल्व करने के लिए अगर हमने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा। आर्बिट्रेशन मीन्स डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करने का वे, बट
आउटसाइड दी कोर्ट। अगर हमने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा टू सेटल देयर फ्यूचर एंड प्रेजेंट डिस्प्यूट्स, तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा। नेक्स्ट कम्स एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी। जिन एग्रीमेंट्स में अनसर्टेनिटी होगी वो एग्रीमेंट्स भी वॉइड होंगे। वो एग्रीमेंट्स जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर नहीं है टू पार्टीज़, तो वो एग्रीमेंट्स एनफोर्स्ड बाय लॉ नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने एग्रीमेंट किया विद बी टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल टू बी, बट उसने क्लैरिफाई नहीं किया कि व्हाट काइंड ऑफ ऑयल ए हैज़ एग्रीड टू सेल, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। बिकॉज अनसर्टेनिटी, ड्यू टू अनसर्टेनिटी जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा, बिकॉज यहाँ पे जो दोनों पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर नहीं किया।